अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी। कल हम शायद पहला सवाल किया था पर्चे वाला। उससे पहले तो आप 10 लेक्चर हम ऐसे ही बस गपशप लगाते रहे, लेकिन गपशप के फ़ायदे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, हर जगह पे उसी गपशप नहीं चलना है। मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा किया, हाथ खड़ा करें जिन्होंने दोबारा किया घर जाके बगैर सोल्यूशन देखे ना। अच्छा, हो गया था? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नहीं क्या? हाँ, 200 आवर्स नहीं, ये देखो ना, ये वो आवर्स हैं जिनमें मशीन सेटअप हो रही है, जिनमें मेंटेनेंस हो रही है। तो ये वक्त, ये वो टाइम होता है जिसमें मशीन नहीं चल रही होती, प्रोडक्शन तो नहीं हो रही होती। ठीक है, मेंटेनेंस सेटिंग अप के दौरान ये नॉन प्रोडक्टिव आवर्स कहलाते हैं। हमने हमेशा एफ के लिए याद रखना प्रोडक्टिव आवर्स को ही लेना होता है। ठीक है ना, बजटेड एफ पर लेबर पर मशीन आवर निकालने हैं ना अगर, तो मशीन आवर्स वही होंगे जो चले, जितना जिस टाइम मशीन चलनी है उसी टाइम ओवरहेड्स इनकर होने हैं ना। ठीक है, ओके, कोई सवाल नहीं है जी। चलें, तो 11वां आपके होमवर्क में था जी, लिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस हाउ अ बेस शुड बी सेलेक्टेड। तो कौन सी दो जी, मशहूर दो लिख दो। सबसे मशहूर कौन सी है? सबसे मशहूर है लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, ये सबसे मशहूर हैं। बाकी आप जो मर्जी लिख दें, उसने ये तो नहीं कहा कि जब वो फलां लिखो, लेकिन सबसे मशहूर यही है, तो यही लिख दें। उसके बाद वो कहता है कि कैसे बेस को सिलेक्ट करना चाहिए। तो भाई उसके लिए मैंने आपको एक बात की थी, 2-3 बार की थी, पर ऐसे चलते चलते की थी। पर चलते चलती हुई बातें बड़ी अहम होती हैं। चलते चलते मैंने आपको क्या बात की थी कि आपका पहला दिन है आज। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है फिर? अच्छा, भी नई क्लास है ना, तभी पहचान जो है वो पक्की नहीं हुई। अच्छा, मैंने आपको चलते चलते 1-2 बार ये बात की थी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी एंटिटी में लेबर ज़्यादा काम करती है, यानी लेबर इंटेंसिव आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है लेबर आवर्स को एज अ बेस यूज़ करना। और अगर आपके यहाँ मशीनें ज़्यादा काम करती हैं, लोग कम काम करते हैं, तो आप मशीन इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस आप रखते हैं, तो फिर आपके लिए मुनासिब क्या है? मशीन आवर्स। तो ये 2 नंबर के लिए आपने ये लिखना था, एनी 2 एग्जाम्पल्स आपने कहना था, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स। उसके बाद अगली लाइन में लिखना था कि लेबर आर और मशीन आर या बेस इज सिलेक्टेड, फॉर एग्जांपल लेबर आर, ये भी लिखना इसी के नीचे, इसी के बारे में आगे लिख दो कि लेबर आर और मशीन आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ production process. If company is labor intensive, then labor hours are more appropriate to be used as base, and if company is या entity is machine intensive, then machine hours are appropriate. तो ये अपने अल्फाज के अंदर 1-2 लाइनें लिखनी होती हैं। थेरी यहाँ पर कभी आए तो ऐसी ही आती है CMA के अंदर, तो ये थेरी कहीं पे लिखी हुई तो आपको नहीं मिलेगी, ये बस ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट होता है, आपको तो आपने लिख लेना होता है। जो अपने अल्फाज के अंदर लिख लेगा उसको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखें ओवरहेड्स जो है ना, उनको मशीन, उनको मटेरियल कॉस्ट से लेबर मटेरियल कॉस्ट के साथ लिंक करने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन अगर आप गौर करें, डीप डाउन जाकर देखें, तो ओवरहेड्स हैं क्या? मटेरियल की कॉस्ट तो मटेरियल है ना, लेबर की कॉस्ट तो लेबर है ना। ओवरहेड्स दरअसल क्या हैं? जो इन दोनों के अलावा खर्चे होते हैं। तो इन दोनों के अलावा जो फैक्ट्री में खर्चे होते हैं वो नॉर्मली इसी तरह से ही हो रहे होते हैं कि मशीन आवर्स, मशीनें जितने घंटे चलेंगी उतने घंटे काम, या लेबर जितने घंटे काम करना है, बिजली गैस के खर्चे उस वक्त होने हैं, तो ज़्यादा मुनासिब इसीलिए यही होती है। ठीक है, बाकी सवाल ही आपको बताएगा। अगर ऑप्शन हो तो लेबर आवर्स नंबर 1 प्रेफरेंस, नहीं तो फिर मशीन आवर्स नंबर 2। बाकी अगर वो खुद कह दे तो जो वो कहे फिर वही। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? पढ़ने वाले ही आ रहे हैं, हाइब्रिड वाले ही बताया करें कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया। ये भाई मुस्कुरा दिए, बस अटेम्प्ट नहीं किया आपने, है ना। तीसरे भाई, आज बच्चे हाइब्रिड में पहले आधे बच्चे आ रहे थे ना, आज आधे भी नहीं आए हुए। अब ये क्या अभी से घरों को चले गए? कर ले फिर सीए तुसी। जो घर गया वो घिर गया, पढ़ना तो है नहीं उसने वहाँ जा, है ना जी।
अच्छा जी, कैसा लगा ये सवाल? होता हुआ नज़र आया? चलो करके देखते हैं ज़रा। सोल्यूशन मैं भेजना भूल गया था, आप लोगों की तो मौज लग गई। एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है? वरना मैंने सोल्यूशन भेज के वहीं से आपको गोली करा देनी थी, लेकिन चलो खैर अब गोली ना हो पाई। सवाल पढ़ने पर पता लगा होगा आपको कि कितना मिलता जुलता सवाल है। दोनों ही आईकेप के सवाल हैं और दरमियान में 2008 से 2022 तक कितने साल बीच में हायल हैं। तो 14 साल के बाद एक पुराना सवाल उसकी फर्मे के ऊपर एक नया सवाल बना हुआ नजर आया आपको। थोड़ा सा डिफरेंस दायरा होता ही है, ठीक है, लेकिन मोर और लेस उस जैसा सवाल था, ठीक है। खैर रिक्वायरमेंट सेम थी। कंप्यूट करो रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, रिवाइज्ड OAR निकालना है फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। VL इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बिलो आर द डिटेल्स रिलेटेड टू ओवरहेड्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर। टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल हैं 2500 आवर्स पर मशीन, और टोटल कितने गिवन है? 7500। इसका मतलब क्या है कि कितनी मशीनें होंगी हमारे पास? तो ये असल में तो ये हुआ ना 2500, यानी आपने इसको डिवाइड किया, इससे तो पता लगा कि 3 मशीनें, ऐसे ही है ना। तो 2500 एक मशीन के आवर्स हैं, तो 2 के मिलाओ तो 5000, और 3 के मिलाओगे तो 7500, ऐसे ही है। असल में तो ये कहानी ऐसे थी, तो 3 मशीनें थी, उन्होंने इकट्ठे आवर्स दिए। आगे कहता है मशीन मेंटेनेंस आवर्स, मशीन ये क्या है? ये देखो 450। अब ये भी 150 आवर्स पर मशीन है, तो कितनी मशीनें हैं? तो अगर मैं इसी को अलग अलग करूं तो ये 150 150 और 150, ऐसा ही है। तो नेट कितने बन गए फिर जी? 2350 ईच, ऐसा ही है। चलो ये मैं वैसे ही कर गया, मुझे पता नहीं इसको करना क्या है, वैसे ही मैंने तो बस लिखा हुआ था तो मैं लिखता चला गया कि ये जी ऐसे है, ठीक है ना। अच्छा अगली बात, The management of VL has decided to replace one of its existing machine having, इसके ऊपर लिखो शुक्र है, ये शक्कर है नहीं लिखा मैंने, शुक्र है, 0 बुक वैल्यू है, वरना इसका भी गेन लॉस जो है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ता हमें, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू 0 है और कहीं पे उसके पैसे आने वाले लिखे नहीं हुए तो सुकून मारेंगे, इसको क्या कर देंगे, जस्ट इग्नोर करना है। पिछले सवाल में और इस सवाल में फ़र्क क्या है? उसमें हमारे पास 3 मशीनें मौजूद थी, उनको नहीं छेड़ा था। 5 थी, 5 मौजूद थी, उनको नहीं छेड़ा था, एक और एडिशनल मशीन हमने ऐड कर दी थी। यहाँ पे वो कह रहा है 3 मशीनें ऑलरेडी हैं, एक को रिप्लेस करना है नई से, यानी कि मशीनें टोटल 3 ही रहेंगी, ठीक है। पुरानी 3 में से एक निकल जाएगी और एक नई ऐड हो जाएगी। अब इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, मेरे ख्याल में आईकेप ने भी अपने सोल्यूशन में ऐसे ही किया था कि टोटल 3 में से एक को माइनस किया हुआ था, नहीं मतलब यूँ किया था कि 3 हैं, उनमें से एक माइनस की थी, दूसरी नई वाली ऐड की थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूं, मैं जिस तरह सवाल कराऊंगा तो मैं ये कहूँगा आपको कि यार यूँ समझो कि ये है ही नहीं, तो ये 2 मशीनें, अब अगर यही 2 मशीनें हैं तो हमें तो प्रोडक्टिव आवर्स चाहिए थे ना, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्टिव आवर्स को ऐड कर लो बस, यानी कि टोटल 5000 घंटे हैं, जिसमें से 300 घंटे निकल जाएं तो बाकी कितने बचे? 4700। तो ये वो वाला सवाल बन गया, पुरानी मशीनें 4700 आवर्स और नई मशीन के देखते हैं कितने आवर्स। कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया था? कोई बात नहीं, बाकियों ने भी नतीजा सेम ही निकाला होगा इंशाल्लाह, लेकिन क्लिक कर जाए तो इससे काम हो जाता है, ना भी हो तो CMA के अंदर सवाल के सोल्यूशन के, इसीलिए पहले आपको कहता हूँ सवाल करके और फिर अगले दिन डिस्कस करना या सोल्यूशन देखना होता है, ठीक है। तो जवाब इंशाल्लाह ऑलमोस्ट सब बच्चों का ही सेम होगा, ठीक होगा, ठीक है। अच्छा चले, ऐसे वो कहता है मैनेजमेंट डिसाइड टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन विद अ न्यू मशीन विच विल कॉस्ट 1200 एंड यूजफुल लाइफ इज, machine will be available for use from beginning of next year and is expected to run for 2500 hours during the next years including 190 घंटे नॉन प्रोडक्टिव, ऐसा ही है।
तो 2500 माइनस 190 करोगे तो ये नई मशीन के आर्स आ गए। सवाल तो बिल्कुल वहीं पे आ गया फिर से। ऐसे करने से सवाल बिल्कुल कल जैसा हो गया। ऐसे ही है। चले, पहले दिल किया मेरा कल के थोड़ा सा ये बता दूं, फिर मैंने कहा यार फ़ायदा क्या, फिर बता दूं। अब आज बता रहा हूँ, याद भी रहेगा। अच्छा, द एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर द ईयर रिलेटेड टू न्यू मशीन आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आर है, एनुअल मेंटेनेंस है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ठीक है जी, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच ही होता है ना, तो वो क्या है जी, ये एफओएच की डिटेल आ रही है। It has also been decided that from beginning of next year, one of the manager from another department will be moved to production department for monitoring the line efficiency. The manager salary is, तो भाई ये into 12 करना पड़ेगा। ये जो है आपका एफओएच बन जाएगा रिवाइज्ड वाला। रिवाइज्ड एफओएच जो निकालते हैं उसमें क्या आता है, एग्जिस्टिंग मशीन के एफओएच जो थे और नई मशीन की वजह से जो आए। तो वो नई मशीन की वजह से क्लियरली अगर नहीं भी आ रहा तो अगले साल से आ तो रहा है ना, पिछले साल में तो नहीं था, अगले साल से आ गया। चाहे वो एक मशीन बढ़ गई, उन्होंने कहा यार आ जाओ तुम भी इसको सुपरवाइज करो। ठीक है, अब सवाल ख़त्म हो गया है। तो एग्जिस्टिंग मशीनों की आर्स तो मिल गए, एग्जिस्टिंग मशीनों के एफओएच कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाँ जी, आज रेट इधर गिवन था 850। क्या है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्टिव। उन्होंने खुद कह दिया, इसलिए ये कि बच्चे ये गलती ना करें, शायद पिछले अटेम्प्ट में किया होगा बच्चों ने ऐसे गड़बड़। ठीक है, तो भाई ये आर्स गिवन है। ठीक है, सॉरी ये एफओएच का रेट पर आर गिवन है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल हमने किया था। ये बेसिकली हमारा ओएआर का फॉर्मूला जो है असल तो यही है, बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस। लेकिन मैंने आपको कहा था जो कभी वो जो आप निकालना सीख कर आए निकाल कर दे दे तो खबरदार, होशियार। ये रिवर्स वर्किंग करवाना चाह रहा है। देख लो, आपको ओएआर दे दिया था पिछले सवाल में, आपको आर्स गिवन थे और आपको ये चाहिए था, क्योंकि ये ओएआर क्या था, एग्जिस्टिंग 3 मशीनों का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और हमें एग्जिस्टिंग मशीनों के प्रोडक्टिव आर्स भी मिल गए थे, ढूंढ लिए थे हमने, निकाल लिए थे। और हमें एग्जिस्टिंग एफओएच चाहिए थे ताकि उनमें हम अगले मशीन वाले एफओएच ऐड करके रिवाइज एफओएच निकालें। एग्जिस्टिंग आर्स में नई मशीन के आर्स ऐड करके रिवाइज आर्स निकालें। जब रिवाइज्ड एफओएच और रिवाइज्ड आर्स यूज करेंगे तो रिवाइज्ड ओएआर निकल आएगा। ऐसे ही किया था। चलो अच्छा, अब रिवाइज्ड बजटेड एफओएच मुझे चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ जी आज, इसकी अटेम्प्ट बताइएगा। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर। अब जिस अटेम्प्ट में आया होगा बच्चों ने छलांगे लगाई होंगी, वाह वाह सुभान अल्लाह, इतना आसान सवाल है ना। मुझे क्या चाहिए, रिवाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, पर्चे में पूरा लिख देना। ठीक है जी, तो मुझे अगर ये रिवाइज चाहिए तो मुझे रिवाइज्ड बजटेड एफओएच चाहिए। तो वर्किंग वन इसके लिए कर लेंगे, और रिवाइज्ड बजटेड बेस चाहिए जो कि हमारे मशीन आर्स है। ठीक है जी, इसके लिए वर्किंग टू कर लेंगे। ठीक है, अब ढूंढना शुरू कर देते हैं जी। सबसे पहले वर्किंग वन कर लेते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आंसर निकालेंगे। यहाँ से वर्किंग नंबर 1 मुझे क्या चाहिए जी, रिवाइज्ड टोटल बजटेड एफओएच। ठीक है, बजटेड एफओएच कॉस्ट, ये मुझे चाहिए। और इस रिवाइज्ड का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग थे उसके अंदर आपने न्यू को भी ऐड कर देना। ठीक है, तो अब चूंकि सीख चुके हैं भाई एग्जिस्टिंग कैसे निकालने हैं, तो पहले मेरे ख्याल में एग्जिस्टिंग ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग बजटेड एफओएच ऑफ 2 मशीन्स। देखो भाई, असल में तो फॉर्मूला क्या है, ये लिख लिया करो। ओ यार शुरू में लिख लेने में कोई हर्ज नहीं। बजटेड एफओएच ओवर मशीन आर्स, ऐसा ही है, बजटेड मशीन आर्स, बजटेड आर्स। ठीक है,
अब हमें ये गिवन है और ये गिवन है, हमें बजटेड एफओएच निकालने हैं, तो इसको रीअरेंज करें तो ये क्या बन जाता है, बजटेड एफओएच इज इक्वल टू OAR इंटू बजटेड मशीन आवर्स। किसी को ये ना समझ आ रहा हो तो मुझसे पूछ ले। रिवाइज्ड बजटेड एफओएच कैसे निकलेंगे, एग्जिस्टिंग वाले प्लस न्यू वाले, तो रिवाइज्ड में मैं दोनों लूंगा ना, पहले मैं अभी एग्जिस्टिंग ले रहा हूँ फिर न्यू वाले भी लेता हूँ, ठीक है। अब असल में ये फार्मूला मैंने ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखना था, मैंने इसलिए कहा कि ये इधर डिराइव करके साइड पे लिख लो पर्चे के अंदर। सादा बात है, अगर 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 आप इस फार्मूला को छोड़ के सादा बात कर लें, सादा बात क्या है कि 1 घंटे के अगर कितने 850 रुपये ओवरहेड्स लगते हैं, तो अगर हमारी 2 मशीनें 4700 घंटे चली होंगी तो कितने एफओएच आए होंगे। तो ये सीधा करके अगर सोचें तो ऐसे भी है, ठीक है ना, लेकिन हम तो सीधा करके नहीं सोचेंगे, हम तो ऐसे ही जलेबी की तरह सीखेंगे, क्योंकि हमने ये फार्मूला असल में पक्का करना है, सीखना है, ठीक है। तो 2 मशीनों का एग्जिस्टिंग एफओएच कैसे निकलेंगे, हमने ये ₹850 पर मशीन आर लिया इनटू हमें आर्स चाहिए। अब आर्स के लिए भी वर्किंग तो करनी है, तो एग्जिस्टिंग आर्स भी ले लेते हैं और रिवाइज भी वहीं पे ले लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग टू मैंने कल आपको ऐसे, यही फॉर्मेट में सेम रख रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी मुशक्कत ना आए, ठीक है। तो रिवाइज्ड टोटल बजटेड रिवाइज मशीन आवर्स, बजटेड ही होते हैं, बजटेड मशीन आवर्स, ठीक है जी, ओके। तो रिवाइज टोटल बजटेड मशीन आवर्स, तो भाई कल सिर्फ फर्क, माजरत मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ ये गलती कर दी थोड़ी सी कि मैं ना पहले वो लिख गया हूँ, मेरे जहन में नहीं रहा, मैं पहले एग्जिस्टिंग वाला लिख गया हूँ। कल मैंने क्या किया था, पहले न्यू लिखा था, एंड पे एग्जिस्टिंग किया था, तो इसलिए शायद आपको मसला आ रहा है, ठीक है। तो माफ़ कर दो और कोई बात नहीं, खैर है, नहीं मतलब सही कह रहा हूँ, नहीं चेंज करना चाहिए था मुझे, बहरहाल हो गया, अब तो हो गया जो होना था, तो अभी नहीं हुआ ऐसे, अभी नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे अगर मैंने एग्जिस्टिंग लिया तो मैं इधर तो मैच कर लूँ ना, ठीक है। अब मुझे बताओ एग्जिस्टिंग मशीन आवर्स ऑफ 2 मशीन्स वो कैसे निकलेंगे, इधर देखो, यहां से यूं कर लो ना, दोनों का 5000 कर लें, ठीक है, 5000 माइनस 300 ये कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। 5000 मशीन आवर्स माइनस नहीं होता, अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है तो आप यूं कर लें, वैसे वो होता नहीं है, लेकिन चलो 7500 माइनस 2500 5000 आ गया, ओके, माइनस टोटल कितने आवर्स गिवन है, हाँ 450 माइनस 150, तो ये वही है 5000 माइनस 300, ठीक है, सही है। चल कितने आवर्स आ गए जी, अब ये 4700 एग्जिस्टिंग 2 मशीन्स के आवर्स हैं, और अगर पर आवर 850 रुपये एफओएच की कॉस्ट है पर मशीन आवर, तो फिर टोटल एफओएच निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर दें, 4700 मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर दें, वर्किंग नंबर 2 में रेफर कर दें, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका रुपीज़ में कितना आ गया, 3000 में, अच्छा चलो फिर 1000 है तो फिर वहाँ पे भी 1000 लेना पड़ेगा, फिर ध्यान रखना, 3995। अब 4.7, चलो अभी ज़रा स्टार्ट है, अभी ना करो ये काम, रुपीज़ में ही लिख लो फिलहाल, 1 2 4 दिन और गुजर लेने दो, कर लेंगे फिर 1000 में भी। असल में अगर इसको 1000 करें ना, फिर आर्स को भी 1000 करना होता है, लाइक विद लाइक। तो अगर 3995 करना है आपने, तो फिर यहाँ पर मशीन आर्स आप 4.7 लोगे, फिर ये ना आप 4.7 परेशान हो रहे हो क्या, थोड़ा सा 2-4 दिन अभी और रुक जाओ, ठीक है, अभी जहन बनाया आप लोगों ने जी। अब ये एग्जिस्टिंग मशीन के बजटेड एफओएच की कॉस्ट आ गई, और एग्जिस्टिंग मशीन के मशीन आर्स भी आ गए, ठीक है जी। अब हमें रिवाइज्ड ओएआर चाहिए, तो रिवाइज्ड एफओएच और रिवाइज्ड आर्स चाहिए,
तो इसमें रिवीजन क्या आनी है, एक जानी थी नई मशीन आनी थी, जो जानी थी उसको हमने लिया ही नहीं, दो ही लेनी जो बची हैं, अब बस नई मशीन को ऐड करना बाकी है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना पसंद करेंगे, कॉस्ट, लेकिन रिवाइज टोटल एफओएच के अंदर आप क्या करेंगे जी, हम न्यू मशीन के एफओएच ऐड कर देंगे। तो बजटेड एफओएच ऑफ वन न्यू मशीन, ठीक है जी। इसके अंदर अब आपने क्या करना है जी, ये एग्जिस्टिंग हो गया था, नई मशीन की अब आपने एफओएच की स्टार्ट कर देनी है, कैलकुलेशन यहाँ पर करना शो। तो सबसे पहले क्या आता है जी, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन आ गई, कॉस्ट कितनी है जी इसकी, 12 लाख कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू कहीं गिवन है सवाल में, नहीं, लाइफ कितनी है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 10, छो कॉमन, डिवाइड बाय 10, 1 लाख पूरा साल, क्योंकि वो क्या कह रहा है, मशीन अगले साल के पहले ही दिन से अवेलेबल होगी। यानी मेरे ख्याल से जो सवाल मैंने करवाया था वो ज़्यादा मुश्किल था, ये तो बहुत आसान सवाल था। खैर चले जी, 1,20,000। नेक्स्ट, उसके बाद सीधे सीधे खर्चे थे, आगे बढ़े जी। नेक्स्ट वो कहता है चलो आर्स भी आ गए, अवेलेबल होगी 2500 घंटों के लिए, जिसमें से 180 और 110 अलग अलग लिख लो, एग्जामिनर को पता लग जाएगा। ठीक है, तो मशीन आर्स ऑफ वन न्यू मशीन, थोड़ा पै गया जी, वन न्यू मशीन, तो कितने आवर्स के लिए अवेलेबल होगी जी, क्या कहा मैंने, 2500 टोटल, उसमें से 80 सेटअप के और 110 मेंटेनेंस के, तो 2310 घंटे जो है वो हमारे पास इस नई मशीन में आ जाना है। तो रिवाइज आवर्स कितने आ गए, टोटल करो आप, 7010, ये जनाब हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 7010 मशीन आवर्स। ठीक है जी, अब आर्स हमारे पास आ गए, कोई पर आर खर्चे होंगे तो वो भी इजीली निकल सकते हैं। तो आगे बढ़ें जी, द एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ न्यू मशीन कितने हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आर है 180, आर्स हमने निकाल ली, इलेक्ट्रिसिटी जी रुपीज़ 180 बेटा, रुपीज़ 180 पर मशीन आ रहा है, इंटू 2310, 7010 ना ले लेना, 7010 तो 3 मशीनों के आर्स हैं, हमें सिर्फ इस वक्त एक मशीन के एफओएच निकालने हैं, क्योंकि 2 मशीनों के एफओएच हम ऊपर अलग एग्जिस्टिंग वाले लिख चुके हैं। ठीक है जी, 2310 मशीन आर्स, ज़रा अभी लिख रहा हूँ नए, वरना तो 180 इंटू 2310 पर्चे में ये लिखेंगे हम। ठीक है, वर्किंग नंबर 2 में ही ये निकाले, रेफर कर दो। ठीक है जी, नेक्स्ट, एनुअल मेंटेनेंस जी, नई मशीन की एनुअल, अब मेंटेनेंस है ही एनुअल, तो इसलिए उसको ना मल्टीप्लाई कर देना किसी चीज़ से, एनुअल मेंटेनेंस कितनी है जी, 2 लाख। ठीक है जी, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी टोटल में गिवन है। ठीक है, तो 50,000 इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 50,000। नेक्स्ट, इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइड दैट मैनेजर को अगले साल शिफ्ट करना है, 30,000 पर मंथ उसकी कॉस्ट है, तो मैनेजर सैलरी को पूरे साल का निकालें, क्योंकि OAR भी पूरे साल का, बजट एफओएच पूरे साल के, आर्स पूरे साल के, हर चीज़ सालाना लेनी है यहाँ पर। तो मैनेजर सैलरी जो है वो कितनी है जी, रुपीज़ 30,000 पर मंथ है, इंटू 12 मंथ्स कर दें, तो आंसर इज 3,60,000। ठीक है जी, अब जी ग्रैंड टोटल कर दें,
1145,800 तो ₹1145,800 11 शुरू से 5, अच्छा इस तरह इसका टोटल दे दिया भाई ने 5140,800 ठीक है जी। तो 5140,800 वर्किंग 1 ठीक है जी। तो आंसर क्या आ गया जी हमारा एग्जैक्ट पर मशीन। मशीन ने कॉस्ट को कम किया है, शायद काम ज़्यादा करेगी, एफिशिएंट मशीन होगी ना। FOH ओवरऑल हमारे क्या हुए जी। कितने बच्चों का आंसर यही था? आंसर यही था। अच्छा कितने बच्चों ने किया है ऐसे था? ये ज़्यादा है। अच्छा कितने बच्चों का आधा सवाल सही था? कितनों का आधा भी नहीं सही था? आधा भी नहीं सही था। सही हो जा तुम। हाँ भाई हाइब्रिड में कितनों का आधा सही था? आधा जवाब सही है, आधे बच्चों को आधा सही था। तो सब ने कोशिश करनी है आधे से भी थोड़ा ज़्यादा, हर सवाल आपका सही हो। हाँ आधे थोड़ा 70-80% भी चलेगा, 70% एक्सेप्टेबल है क्योंकि अनसीन है। हाँ मैंने करवा दिया फिर तो सारे से ही कर लेते हैं। अब बस यही डर था, लेकिन सॉल्यूशंस फिर भी मैंने डाल दिए नोट्स में। तो लेकिन आप लोगों से वादे कस्में ले ली हैं मैंने कि आपने जब अगर इसी दफ़ा पास करना है तो आप लोगों ने पहले एक बार सवाल को खुद करना है और यूँ समझना है कि सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर आप इसी दफ़ा पास होना चाहते हो। जहाँ समझना है अजम्पशन लेके चलें। मैं तो ये भी नहीं कहा कि पूरा सवाल सही ना हो तो दोबारा करें, दोबारा नहीं करना। 70% सही निकल आया पास, आगे चलो। लेकिन प्लीज़ सॉल्यूशन को देखे बगैर करोगे तो पास होगे, वरना फिर अगली बार करोगे ये काम। भाई को पिक्चर शिक्चर लेनी है हाइब्रिड वालों तो जल्दी से ले लो, मैं कुछ कॉपी कर लूँ पिछली दफ़ा से। ले आओ इधर भाई, कर ली तो। नहीं पर मशीन आ रहा है, पर मशीन आ रहा है। और एक मशीन कितनी देर चलती है साल में? 2300 समथिंग घंटे, ठीक है ना। 2 मशीनें कितने घंटे चलती हैं? तो कम से कम लिखा हुआ है टोटल, लिखा है पर मशीन आर, पर प्रोडक्टिव मशीन आर। कितनी मशीनें चलाओगे अगले साल? 2। तो FH जो एग्जिस्टिंग थे वो 2 से 2 के आर से। और अगर तीनों मशीनें पिछले सवाल की तरह होता, तीनों मशीनें होती तो फिर पूरा 7500 माइनस वो जो आर्स थे वो निकाल लेते। और पर आर गिवन है ना। हमें ये जो आर्स दिए गए यहाँ पे, जो हमने आर्स लिए हैं, ये आर्स किसी एक मशीन के हैं। तो 850 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आगे आर्स आपको कितने बनते हैं? वो 2300 कम 2320 2350 कर ले। बेतुकी बात है ना। वो आपने 850 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया कि हर मशीन ने इतने लेने हैं और फिर टोटल इतने आर्स चलेंगी दोनों मशीनें। तो वो मुश्किल बात समझना, ये आसान है क्योंकि होता ही ऐसे है। 1 घंटा अगर मशीन कोई सी भी चलती है तो 850 रुपये आते हैं। तो 2 चलेंगी तो 850, हर एक के घंटे। तो 2 घंटे चली हैं तो अब एक मशीन 1 घंटा चली, 2 मशीनें 2 घंटे चली, 10 मशीनें 10 घंटे चली। पर आर रेट है, बस जितने आर्स मशीनें चली हैं उसको इंटू 850 करो, ये आसान है। ठीक है जी। चले जी, मैंने ये पिछली दफ़ा से कॉपी किया है कुछ, अगर आप देखें तो। हम जैकेट्स बनाते हैं, लेदर की जैकेट्स बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में लेदर की जैकेट्स ही, हम लेदर की जैकेट्स बनाते हैं तो रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा? चमड़ा, लेदर।
और कपड़ा वगैरह जो भी लगता है उसके अंदर, लाइनिंग वगैरह, ठीक है। प्लस जाहिर सी बात है छोटे मोटे और भी आपको पता है इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल भी होंगे, धागा भी इस्तेमाल होता है, पॉलिश भी इस्तेमाल होती है, रंग रूंग इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, कोई और डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें, कोई जिपें शिपें, बटन बुटन, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, वो भी आ रहा होगा। खैर, हमने मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में इनपुट किया। पहले मटेरियल आया कटिंग डिपार्टमेंट में, कटाई शटाई हो गई, उसके बाद चला गया सीविंग डिपार्टमेंट में, सिलाई शिलाई होगी, उसके बाद फिनिशिंग, स्प्रे स्प्रू करके, चमका चमकू के, लश पश करके, फिर हमने क्या किया, उसको फिनिश गुड्स को अपने शोरूम में भेज दिया, अपने स्टोर में भेज दिया सेल के लिए, ठीक है। अब ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, इनको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जहाँ पे एक्टिवली प्रोडक्ट के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन आपकी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे सपोर्ट डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में कोई जैकेटें बन रही होती हैं, कटिंग हो रही हो, फिनिशिंग हो रही हो, सीविंग हो रही हो, नहीं, वहाँ पे तो जो लोग यहाँ काम करते हैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट करते हैं, खाना खुना खाते हैं, लंच वगैरह करते हैं, चाय शाय पीते हैं, खुश गप्पियाँ लगाते हैं, ठीक है। फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो हमने एक डिपार्टमेंट रखा हुआ है कि इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट की मशीन अगर ख़राब हो गई तो उस मशीन को सही करेंगे, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही हो, वहाँ पे तो आपने मैकेनिक मिस्त्री बिठाए होते हैं, ठीक है, वो जो कोई मशीन ख़राब होती है भागे भागे अपने पाने पुने लैके नस जाते हैं, चीज़ें लेके हैं और जाके उसको सेट करते हैं जाके और चलाते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। स्टोर, जहाँ पे रॉ मटेरियल आपका स्टोर हुआ पड़ा है, ठीक है, या इनडायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, या इवन स्टोर के आइटम्स होते हैं, ये जो मेंटेनेंस वाले हैं इन्होंने जो चीज़ें जो सही करने वाली होती हैं ये भी अक्सर स्टोर में पड़ी होती है, स्टोर के आइटम्स होते हैं, वहाँ से नट बोल्ट किल काबले लेकर, को मोटर ख़राब हो गई छोटी सी मोटर लेकर जाकर मशीन सही कर देते हैं। तो स्टोर डिपार्टमेंट में भी आपकी प्रोडक्शन तो नहीं एक्टिवली हो रही, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि ये सपोर्ट करते हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। अल्टीमेटली फैक्ट्री का ही हिस्सा है ये भी, फैक्ट्री का हिस्सा है ये भी, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, ये क्या है, सपोर्ट डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। आज बात इस तरफ क्यों आ गई, सिंगल OAR, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारा ख़त्म हो गया, वो इतना ही था, वो भी मैंने खींच के 3 दिन पे ले गया हूँ, वरना तो 1 दिन में भी हो जाता है। यानी अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवा कर और आपको ज़िया वाला सवाल सबसे पहले करवा देता तो औखे सौखे करके आपने कर तो लेना ही था, फिर एक और ये सवाल हो जाता तो ये काम ख़त्म था। तो खींच के मैंने 3 दिन पे किया ताकि अच्छे से समझ आ जाए, वही था, हो गया, और कुछ नहीं है। अब जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा टेस्ट करता है ICAP, वो मेथड पे हम चले आए हैं, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पे। मकसद कहने का ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होंगे तभी डिपार्टमेंटल रेट होता है। लोग तन आसानी की वजह से आसानी ढूंढते हैं, वो कहते हैं 3 नहीं 300 डिपार्टमेंट भी हैं, हम तो पूरे बिजनेस का एक ही OAR निकालेंगे, वो सिंगल OAR, इसी को तो कहते हैं प्लांट वाइड, पूरा फैक्ट्री का, पूरे बिजनेस का एक OAR निकाल रहे थे हम, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुए तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने भी इसकी ज़रूरत महसूस की कि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालें ना, OAR निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कटिंग डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हों, स्विंग डिपार्टमेंट में छोटी छोटी मशीनें लगी हों, ठीक है, और फिनिशिंग के अंदर मशीनें हों ही ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है, कहीं लेबर ज़्यादा कहीं लेबर कम, तो ये तो मुनासिब देखेंगे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वो मशीनें ज़्यादा हैं, यहाँ पर मशीनें और लेबर एक जैसे ही हैं, यहाँ पर मशीनें कम और लेबर ज़्यादा है, तो हर डिपार्टमेंट का अप्रोप्रिएट बेस लेना चाहिए। यानी यहाँ पे मशीनें ज़्यादा तो मशीन आर्स की बेस पे इसका रेट हो, इधर लेबर ज़्यादा है तो इधर लेबर आर की बेस पे हो, ठीक है, बराबर हैं तो फिर जो मर्जी ले लें, जो आपका दिल करे, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो हम करते आ रहे थे ना बच्चों, वो असल में कुछ इस तरह की कहानी थी कि हम एक मिनट सुनना, मैं उसको थोड़ा सा ये ना असल में मैं ये यहाँ से तस्वीर उठाई ना, मैं यहाँ से ये उठा के दिखाना चाह रहा था आपको, ये देखो असल में हम क्या कर रहे थे, असल में हम ये कर रहे थे कि
फैक्ट्री पूरी का मिसाल के तौर पे एफओएच जो है वो 2.5 लाख है, ठीक है। इसमें सारे ही हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के एफओएच मिला जुला के, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सब मिलाकर पूरी फैक्ट्री के एफओएच कितने हैं? 2.5 लाख। इसको डिवाइड कर दे किसी एक बेस से, किसी एक बेस से, मशीन आर, लेबर आर, जो मुनासिब लगता है, ठीक है। और एक ओआर निकाल ले, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें, और फिर इस फैक्ट्री से जितनी चीज़ें बनकर निकलें उनके ऊपर वो एक ओआर लग रहा है उसी के बेस के हिसाब से। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत महसूस की तो हमने क्या कहा, यार देखो हर डिपार्टमेंट के एफओएच अलग अलग हैं, होते भी अलग अलग हैं, अलग मशीनें हैं, अलग लेबर लगी हुई है, अलग किए जा सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज एफओएच निकालो, डिपार्टमेंट वाइज अप्रोप्रिएट बेस पकड़ो, और डिपार्टमेंट वाइज ओआर निकालो। मतलब पहले क्या हो रहा था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पूरी फैक्ट्री का एक ही था। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जी कटिंग डिपार्टमेंट का अलग ओआर हो, सीविंग का अलग हो, और जाग कर देखें, सोइंग नहीं है, मैंने सीविंग बोला है, सोइंग, ठीक है, और फिनिशिंग का अलग, ठीक है। तो इसके लिए हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? अब ये इकट्ठे देखो, पूरे बिजनेस के 3 मशीनें, पता नहीं कौन कौन सी 4 मशीनें, पता नहीं कौन कौन सी 6 मशीनें, पता नहीं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में थी, इकट्ठे एफओएच निकाल के इधर रखते थे, सारे ही आर्स ले लेते थे और ओआर निकल रहा था। लेकिन अब हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज अगर जाना है तो फिर हमें एफओएच भी डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, यही काम इसमें करना है। इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम इससे बेनिफिट ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, एफओएच की कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेटली हम एलोकेट कर सकेंगे प्रोडक्ट को, कि एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर कटिंग डिपार्टमेंट के 2 घंटे लगते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का 1 घंटा लगता है, और कटिंग डिपार्टमेंट के एफओएच भी ज़्यादा है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा बेहतर एलोकेट हो जाएगी। बेहतर एलोकेशन, और कुछ भी नहीं, बेहतर एलोकेशन, ठीक है। नहीं, फ़र्क तो पड़ जाता है, फ़र्क तो बिल्कुल पड़ जाता है, वो बहरहाल फिर देख लेंगे, ठीक है। आगे सवाल आएंगे ऐसे जिसके अंदर आपको डिपार्टमेंट वाइज एफओएच का रेट निकलवाएगा, और साथ ही कह देगा कि ज़रा पहले वो ये कर रहे थे सिंगल रेट कर रहे थे, वो भी निकाल के दिखा दो मुझे, तो वो उन सवालों में जाके आपको दिखाऊंगा, बाकायदा दिखा सकूंगा कि फ़र्क कैसे आता है, ठीक है। सही है ना। अब तो सारे बिजनेस का एक ओआर, और एक ये है कि जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एफओएच लगे हैं उसके ज़्यादा रेट होगा, तो उसके अंदर अगर आर्स, मशीन आर ज़्यादा लग रहे हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर एफओएच ज़्यादा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी तो हो सकती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो फिर तो एक्यूरेसी बहरहाल आती है, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। सही है। अभी तो सिर्फ ये सिखाया आपको, अगर डिपार्टमेंट वाइज करना है हमने ओआर को, तो फिर हमें एफओएच भी डिपार्टमेंट वाइज बनाने पड़ेंगे। लेकिन बीच में वो एक मुसीबत आ गई थी, वो सपोर्ट डिपार्टमेंट, इनका क्या करना है? ये भी एक काम है तो ये फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। अब क्या इनका भी को ओआर निकालेंगे? तो कॉस्ट अकाउंटेंट इसके बारे में ये कहते हैं, ये राय रखते हैं कि जी सर्विस डिपार्टमेंट्स का कोई ओआर नहीं होता। ओआर तो सिर्फ किसका है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब एफओएच तो यहाँ पे भी इनकर हो रहे होंगे, कैंटीन में भी हो रहे होंगे, स्टोर में भी हो रहे होंगे, मेंटेनेंस में भी हो रहे होंगे। अब उन एफओएच का क्या करें? उन एफओएच को किसी बेस पर, ये मेथड्स हैं उनको एलोकेट करने के 2-3 किस्म के, किसी बेस के ऊपर उनको एलोकेट करेंगे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी अल्टीमेटली एंड पे जाके सिर्फ जितने हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उतने ही कॉलम्स के अंदर नीचे एफओएच बचेंगे, और हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा कि यहाँ पर फलां बेस मुनासिब है, यहाँ पर फलां बेस मुनासिब है, उसकी बेस पे हर डिपार्टमेंट का ओआर निकलेगा। फिलहाल इसी को सोच लें। ओआर निकलने के बाद अप्लाई कैसे होना है, सवाल आएगा तो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल ओआर निकालना सिखाया था आपको, ठीक है ना, ओआर ही निकालना सीख रहे हैं। यहाँ पे था सिंगल, अभी करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे एलोकेट करना है, सवालों में ही देखेंगे, ठीक है, वो आगे चल के आएगा। फिलहाल जरा ये काम सीख ले, ठीक है। अब समझ तो हमें आ गई कि मामला कुछ इस तरह का है जी, ठीक है, कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे पास सपोर्ट या सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है। इसके लिए हम एक ये जो बजटेड एफओएच होते हैं ना, जैसे आपके बजटेड एफओएच क्या क्या चीज़ आ रही थी, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, इनडायरेक्ट लेबर है, मैनेजर सैलरी है, इसी तरह कल वाले सवाल में बहुत सारी चीज़ें थी, लंबी लिस्ट है एफओएच की। तो वो एफओएच आप पकड़ेंगे बजटेड, और उनको किसी बेस की बुनियाद पर एलोकेट करेंगे हर डिपार्टमेंट को। एक शीट बनाएंगे हम इसको, इसके अंदर, जिसको कहा जाता है एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, एफओएच की। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसे यहाँ पर मैंने आपको नहीं करवाया था ये
सिंगल रेट के ऊपर कब कब क्या क्या करना है, ऐसे ही ये डिपार्टमेंटल रेट का वहाँ पे जाकर लिखता हूँ। नक्शा यही रहना है, क्योंकि बिजनेस के सारा सिस्टम तो वैसे ही है ना। स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होकर हम OAR निकालेंगे। बस फ़र्क सिर्फ क्या पड़ेगा, पहले OAR हमने निकाला था सिंगल, अब बस यहाँ पे शीट बनेगी, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग उसकी कॉस्ट निकालेंगे और हर एक डिपार्टमेंट का अलग OAR निकल आएगा। ये ज़रा लेंथी काम है, नॉर्मली यहीं पे टेस्ट करता है ICAP, सिर्फ ये टेस्ट करता है OAR, ठीक है। अब जब OAR निकल आएगा उसकी एब्जॉर्प्शन वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, बस फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि OAR जो है वो अगर दो डिपार्टमेंट्स का अलग अलग निकला है तो फिर वो प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि डिपार्टमेंट A में उस पर कितने आवर्स लगे हैं, डिपार्टमेंट B में कितने आवर्स लगे हैं, तो जितने आवर्स लगे होंगे A में उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट B वाले की कॉस्ट, वो उस तरह से वो देखेंगे जब बारी आएगी। फिर पीरियड का एंड आएगा तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। जाहिर सी बात है, बजट है, एक्चुअल डिफरेंट होते हैं, तो बजट और एक्चुअल का डिफरेंस लेंगे अंडर ओवर। लेकिन यहाँ पर भी जाकर चूँकि डिपार्टमेंटल FYs थे तो बजटेड भी डिपार्टमेंट वाइज थे, एक्चुअल भी। ये भी अलग से सवाल है, ये ज़रा कम हैं ज़रूर, ये 2-3 सवाल है मेरे ख्याल में, 3-4 सवाल है, इसके बेतहाशा सवाल है, ठीक है, सही है, सारे ही करने हैं हमने। तो यही हमने काम करना है, अल्लाह करे ईद से पहले पहले ये पूरा कर ले, ठीक है। अगर आप गौर फरमाएं ना, गौर फरमाएं, तो मैं वैसे सवाल दिखा दूं पहले आपको, ये देखें 12वें सवाल से डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम स्टार्ट हो गया और ये डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम आपका 31वें सवाल तक गया है। देख लें, वही लिखा हुआ हर सवाल में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, ये ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट यही हुआ होगा। ABC बहुत कम हुआ हुआ, सिंगल रेट बहुत कम हुआ, 2 सवाल सिंगल रेट के आपके सामने बस वही हैं, 2-3 सवाल आपको ABC कॉस्टिंग के मिलेंगे। अब पूछता है इस तरह की चीज़ें इसलिए कि बच्चों ने छोड़ना शुरू कर दिया था कि वो तो आंदा नहीं, ठीक है। तो हम तो खैर कुछ छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में तरतीब क्या होगी, सबसे पहले वही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेते हैं हम उसी तरह से, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, हेडिंग दे देना डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, और फिर बल्कि हेडिंग ही बन जाएगी जब आप ये हेडिंग देकर इसके ऊपर, इसके नीचे एक दरख्त बना रहे हैं, 3 शाखें लगाएंगे, एक एक उल्लू बिठाएंगे, तो हेडिंग तो खुद ही बन गई ना। फिर आप कहेंगे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। क्या करेंगे जी, बताएं जी, क्या करेंगे? जो पहले करते थे वही करेंगे, बस करना डिपार्टमेंट वाइज है, तो मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, कि हम क्या करेंगे डिपार्टमेंट वाइज बजट FOH की, बल्कि मैं 2 स्टेप्स तोड़ के लिख देता हूँ। हमने निकालना है FOH ही है, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट वाइज निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके लिए हम एक शीट बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा हुआ है FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ठीक है ना। तो मैं फिर यूँ ही लिख देता हूँ, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे, दूसरा स्टेप डिपार्टमेंट वाइज FOH निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे जी, अभी इसका फॉर्मेट, बल्कि फॉर्मेट मैं बाद में बनाऊंगा, पहले आज मैं पहला सवाल करूंगा ज़िंदगी का, ठीक है। पहला सवाल कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं पूरा फॉर्मेट ना भी बन पाया तो कल पूरा हो जाएगा ना, सवाल तो एक हो जाएगा, 2-3 सवाल आप होमवर्क में तो कर सकेंगे, क्या ख्याल है? तो भाई आप तब तक वो बोर्ड मिटवा दें, क्योंकि आप उस बोर्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं, सिंगल रेड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट प्रिपेयर करेंगे, बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट प्रिपेयर करेंगे, और ले ला पाइए, और जब ये प्रिपेयर हो जाएगी तो जितने डिपार्टमेंट्स होंगे भाई, सोने वाले भाई, जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितने होंगे ना उतने कॉलम्स में, वैसे तो सर्विस डिपार्टमेंट भी हम डालेंगे पहले अपने टेबल में, लेकिन फिर सर्विस डिपार्टमेंट को मैंने क्या कहा है आपको, एलोकेट करते हैं, अभी सीखते हैं, सवाल में बातें समझ सही सवाल में आती हैं, तो थोड़ा सा नक्शा बताना ज़रूरी है कि हम करने क्या लगे, पता तो हो हम कहाँ पे मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस ये ज़रा थोड़ा बताना होता है, बाकी इंशाल्लाह करते हैं, सवाल में सब समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, बहुत आसान टॉपिक है ये पर्चे में जब होता है तो बच्चे खुश होकर कहते हैं चलो ये नंबर तो मिले ना मुफ्त के हमें,
और ये नंबर पास करवाने वाला सवाल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो आसान हो ना इस तरह पास कराने वाला, उस पर ज़्यादा जोर लगाना होता है, वही तो हमारा क्या कहते हैं सेवियर होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज बजटेड एफवाई डिस्ट्रीब्यूशन शीट प्रिपेयर करेंगे हम, और फिर दूसरा काम क्या करेंगे जी, डिपार्टमेंट वाइज ही हम, हाँ जी, OAR निकालेंगे। डिपार्टमेंट वाइज OAR इज कैलकुलेटेड, यानी कि अगर आप देखें तो काम वही हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होकर OAR कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बस एक स्टेप पहले क्या करना पड़ गया, एफवाई डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी पड़ गई हमें, ठीक है जी। अच्छा, अब जब रेट निकल आया OAR तो फिर बजटेड डेटा का क्या करना होता है, डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है। यानी कि बजट्स को फिर दोबारा नहीं देखना, और जो OAR निकल आया है उस OAR को यूज़ करके हमने एब्जॉर्ब्ड एफओ निकालना है ड्यूरिंग द पीरियड। जितनी प्रोडक्शन करते जाओगे, आज नहीं ना बहुत आ रही है बच्चों को, हैं जितनी, हाँ मैं अभी जगाता हूँ, अभी करता हूँ सेट तुम लोगों को, अभी शीट बनेगी तो सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई देख लो आज फिर सोने वाला जो है ना, सोने वाला वो 13वां 14वां 15वां सवाल पता नहीं कैसे होमवर्क में, आपके हैंडआउट में 14 तक है मेरे ख्याल से, 15वां तीसरे सफ़े पे जा रहा था, मैंने कहा बस रहने दो, कल तक तो नोट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह, हैं 2 ही है ना इसके बाद, 13 और 14, तो ये दोनों के साथ होमवर्क लिख लो, अल्लाह खैर करेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, देखी जाएगी, मैं एक दिन पढ़ा के छोड़ दिया होगा, समझे, पर्चे में आ गया होगा सवाल, तो लड़ना तो आपने सीखना है ना, बाकी कल तो जाहिर सी बात है करा दूंगा, या सोल्यूशन होगा या मैं आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब OAR निकल आया है, अब क्या करेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड इस OAR को यूज करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट की, ठीक है ना। तो तीसरा काम हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज, टॉपिक में अगर मैं उनके हिसाब से चलूँ तरतीब में, तो तीसरा काम हम ये कर रहे होंगे, ड्यूरिंग द पीरियड यूज करेंगे OAR इन कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में लिखता हूँ परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे यूँ लगता है, पता नहीं देखता नहीं हूँ लेकिन लगता है मुझे। तो FOH एब्जॉर्ब्ड ही निकलेंगे आज भी, ठीक है जी, और वो एब्जॉर्ब्ड FOH निकलेंगे उसी फॉर्मूला से, OAR इंटू एक्चुअल, एक्चुअल लाजमी याद रखना, एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म। पता है होगा क्या, होगा सिर्फ ये कि यूँ लिखा होगा कि डिपार्टमेंट ए, मतलब वो होगा ना मटेरियल, तो होगा ना मटेरियल, एक प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट है, उसका लिखा होगा प्रोडक्ट ए जो है, मिसाल प्रोडक्ट अभी यही एक ही रखनी है, ये प्रोडक्ट जो है ना ये भी मल्टीपल होगी इंशाल्लाह, अभी नहीं होगा। सिंगल प्रोडक्ट, पहले क्या था, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रेट, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट सिंगल रेट भी कर लिया हमने, अब क्या चल पड़ा है, सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो रेट फिर जाहिर उस हिसाब से निकल आते हैं, और इसके बाद हम करेंगे एंड पे जाकर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मल्टीपल प्रोडक्ट, तो स्लो पॉइजन है, पता नहीं चलेगा, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ एक ही प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ए है, इसका मटेरियल कॉस्ट आएगा वो एक ही होगा। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी कि प्रोडक्ट ए जो है वो हमने बनाए हैं, लेट्स से 10 यूनिट्स बनाए हैं, और हर यूनिट के ऊपर 5 रुपये का मटीरियल लगता है, तो कितनी मटीरियल कॉस्ट आ गई, 50। अच्छा, लेबर कॉस्ट, मैं कहता हूँ जी एक लेबर को हम 1 घंटे का 3 रुपये देते हैं, और 15 घंटे इस प्रोडक्ट ए के ऊपर लगे, यानी कि 10 यूनिट से 15 घंटे लग गए, बोलो 40। अब जो होगा ना FOH की कॉस्ट, वो अब डायरेक्ट नहीं निकलेगी, बल्कि वो यूँ होगी, जैसे डिपार्टमेंट ए मैं कहूँगा जी, डिपार्टमेंट ए का OAR जो निकाला है हमने, वो निकाला है 1.5 रुपये पर मशीन आवर मिसाल के तौर पे, और हमारी इस प्रोडक्ट ए के ऊपर डिपार्टमेंट ए में ये समझो 1 यूनिट के ऊपर 10 घंटे लगते हैं, 1 यूनिट के ऊपर 10 kg लगते हैं, 1 यूनिट के ऊपर 15 लेबर आवर लगते हैं, बात समझ आ रही है। तो अच्छा, अब मैंने कहा जी एक प्रोडक्ट ए के ऊपर
जो 1.5 घंटा है ना डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स हैं और प्रोडक्ट ए के ऊपर लेट से डिपार्टमेंट ए में 12 मशीन आवर्स लगते हैं और डिपार्टमेंट बी के अंदर जो हमने रेट निकाला है वो रेट तो निकाला है 0.7 लेट से 0.75 और यहाँ पर 4 मशीन आवर्स लगते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से करके OAR निकल आएगा और तो कोई फर्क नहीं पड़ना। आप कुछ समझ आ रही थोड़ी थोड़ी और बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह सवालों में जाके। फिलहाल थोड़ा सा आइडिया दिया कि पहुंचना कहाँ है हमने। तो एब्जॉर्प्शन वही फॉर्मूला वही है, देख लो OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म। तो वो आवर्स ले लेंगे, डिपार्टमेंट वाइज रेट होगा तो डिपार्टमेंट वाइज आवर्स भी गिवन होंगे, सवाल में डेटा गिवन होगा सारा। ओके, सवालों में करेंगे तो थोड़ा आइडिया दिया कि ये करना है। पहले क्या हो रहा था, पहले एक सिंगल रेट निकलता था उसी को लगा देते। अब रेट मल्टीपल हैं तो मल्टीपल रेट से भी निकलना वही FOH ही है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद जनाब वे वाला आएगा दूध का प्याला और पीरियड एंड हो जाएगा। तो एंड ऑफ द पीरियड अब इस पे क्या करोगे जी, वही काम करना है। एक्चुअल FOH को बजटेड FOH के साथ कंपेयर करना है। पर मसला ये है कि बजटेड FOH भी अगर डिपार्टमेंट वाइज थे तो इधर पहुंच के इंशाल्लाह हम शायद जुमे वाले दिन ये सवाल कर रहे होंगे, जुमेरात वाले दिन। ठीक है, उस दिन जब ये सवाल कर रहे होंगे पीरियड के एंड पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमने बजटेड की तरह से एक्चुअल FOH की शीट बनानी है। वो भी क्या होगी, डिपार्टमेंट वाइज। जैसे बजट डेटा गिवन होगा ना, डेटा गिवन होगा, ऐसे थोड़ी होगा, डेटा गिवन होगा, हम निकालेंगे, मतलब डेटा से ही निकालेंगे। तो नंबर 4 काम जो हमने करना होगा इन सवालों में डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स में, नॉर्मली वो सिर्फ यहाँ तक ही रहता है ज़्यादा सवालों में, लेकिन कभी कभी वो इधर तक पहुँच जाता है तो यहाँ से होकर इधर आना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो यहाँ पे ला खड़ा करता है तो एक्चुअल निकाल के वेरिएंस निकलवा लेता है। तो ये तो इंशाल्लाह सफ़र है एक लंबा जो शुरू हुआ है अभी, तो ठीक है चलेगा अभी। तो हम क्या करेंगे जी, डिपार्टमेंट वाइज, भाई पार्ट 2 शुरू नहीं किया अभी 1 मिनट में बस शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, जैसे यहाँ पे बजट FOH डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एक्चुअल FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे। तो हुण OAR ना कड्डन लग जाना, अब वेरिएंस निकालेंगे। बस मसला ये आया है कि हमें ना ये डिपार्टमेंट वाइज बजटेड और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी पड़ गई, एडिशनल काम ये करना पड़ा। बाकी तो सिस्टम वही चल रहा है जो सिंगल में चल रहा था, स्टार्ट पे खड़े होकर रेट। अच्छा, ये 2 सवाल पास पेपर में आपने देखे सिंगल रेट के, उसने स्टार्ट भी खड़ा किया होगा आपको पीरियड में। क्या कह रहा है, अगले साल का OAR निकालो, एब्जॉर्ब भी नहीं करवाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो 5वां काम क्या करेंगे जी हम, तो FOH के वेरिएंस निकालेंगे और FOH का वेरिएंस 2 ही हो सकते हैं। मतलब फिलहाल वैसे तो वेरिएंस एनालिसिस के टॉपिक में जाएंगे तो FOH के अंदर भी वो महंगाई की वजह से वेरिएंस, कुछ अपनी सुस्तियों की वजह से, इस तरह की वो डिफरेंट चीज़ें आएंगी। लेकिन फिलहाल जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से जो मैंने पढ़ाया है, या तो वेरिएंस 2 चीज़ों से कंपैरिजन से निकलेगा। एब्जॉर्ब्ड FOH को कंपेयर करेंगे एक्चुअल बजटेड से नहीं। हाँ, वो तो डस्टबिन में फेंक दिया था, वो तो उठा के भी ले गए थे, आए थे साफ सुथरे वाले। तो देखेंगे अभी कौन सा है सामने, शीट ही कोई नहीं। अब तो बस ठीक है, इसकी तस्वीर लें, अल्लाह तो खैर सलाह। आप देखें सवालों के अंदर ये लिख दिया है ताकि बवक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। बाकी अब इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। कहाँ जा रहा है यहीं पे। ये ऐसे ही बीच में मैंने थोड़ा टाइम ज़ाया किया आपका। सुभान अल्लाह, ठीक है, नोटेड। चलो अच्छा जी, अब जो FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है ना, उसका फॉर्मेट बहुत आसान है, मैंने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, लेकिन वो बनाऊंगा ना तो सवाल नहीं हो सकेगा, तो हमें लगेगा दिहाड़ी आज मारी गई। तो बनाना है वो मैंने, लेकिन पहले बोर्ड पे बनाऊंगा और सिर्फ सवाल की हद तक डिस्कशन होगी। उसके बाद उसी फॉर्मेट को यहाँ शुरू कर देंगे। उसके अंदर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, सवालों में इतनी होती नहीं है जो मैंने फॉर्मेट में आपको समझानी है।
तो फिर जितना आज हो गया बिस्मिल्लाह ना हुआ तो कल से सवाल हो जाएगा, 2 सवाल आप घर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये होगा। अभी हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम क्वेश्चन 12 कर रहे होंगे।